everyone, this is Kaveri Kathuria and once again welcome back to our channel, and I hope you all are doing great. And today we are going to discuss forms of money, and this is the fourth lecture of your chapter number 5 of macroeconomics. I hope ये आपको हेल्प करेगा आपके कॉन्सेप्ट्स को डीपली अंडरस्टैंड करने में और आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाएगा. सो लेट्स स्टार्ट इट. यस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फॉर्म्स ऑफ मनी. तो चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होता है. देखिए, फॉर्म्स ऑफ मनी की जब हम बात करते हैं तो जनरली इसके कुछ टाइप्स होते हैं जिसको हम अब डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप इसमें से एक आपका है फिएट मनी. तो फिएट मनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको आइए समझते हैं. देखिए, फिएट मनी क्या होता है कि कोई भी एक ऐसी मनी, फॉर्म ऑफ मनी, ऐसा भी मनी का कोई भी एक ऐसा टाइप जिसको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर रखा है, जिससे गवर्नमेंट के ऑर्डर से हम जो है उसे यूज़ कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो ऐसे टाइप ऑफ मनी को आप कहते हैं फिएट मनी. तो देखिए, बट डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, विच इज़ इशूड बाय ऑर्डर. जो इशू किया गया है बाय द ऑर्डर या फिर ये कहें कि अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. इट मीन्स कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है ऑथराइज किए गए हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित है, तभी आप इसे यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि आपका एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लूँ, जैसे आप कॉइन्स यूज़ करते हैं, कॉइन्स हैं, नोट्स हैं, विच पीपल आर लीगली बाउंड. जो पीपल लोग जो है हमारे देश की जो जनता है जो उसे यूज़ करती है, आर लीगली बाउंड. लीगली कानूनी तौर से उनके ऊपर ये बाउंडेड है टू एक्सेप्ट. इसको एक्सेप्ट करना किस लिए. देखिए, आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं या सेल करते हैं तो आप मनी को एक्सेप्ट कर रहे हैं. जो आपके कॉइन्स हैं, आपकी कंट्री का करेंसी है, जो आपकी कंट्री के जो कॉइन्स हैं उनको आप एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इट मीन्स कि अगर मान लीजिए आपने कुछ भी सेल किया, सेल करने के बदले में अगर आपको कोई अपनी कंट्री के नोट्स दिए गए या कॉइन्स दिए गए, तो आप उसको एक्सेप्ट करने से जो है यहाँ पर मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इलीगल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज किया हुआ है. तो यहाँ पर आप उसे एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते, अपनी कंट्री की करेंसी को, कॉइन्स को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते हैं. तभी इसीलिए यहाँ इन्होंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऐड की है कि नोट्स एंड कॉइन्स विच आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट. किस लिए एक्सेप्ट किया जाता है, लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कुछ भी आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो उस समय बदले में जो भी करेंसी का, नोट्स या कॉइन्स का लेन देन होता है, आप उसको एज अ करेंसी जो है एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते हैं. तो इसीलिए जो ये हम करेंसी यूज़ करते हैं जो ऑथराइज्ड है बाय द गवर्नमेंट, इज कॉल्ड फिएट मनी. उसे फिएट मनी कहा जाता है. आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है फिड्यूसरी मनी. फिड्यूसरी मनी क्या होती है, एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. फिड्यूसरी मनी भी एक ऐसी मनी है जिसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, जिसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्रस्ट. अब ये डिपेंड करता है ट्रस्ट के ऊपर. किसके बीच में ट्रस्ट, ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे. दो वर्ड्स यहाँ यूज़ किए गए हैं, एक है पेयर और एक है पे. अब ये क्या होते हैं, इनको देखिए पहले अंडरस्टैंड करते हैं. पेयर का मतलब है जो पेमेंट कर रहा है, राइट, जो पेमेंट कर रहा है. अब पेमेंट करने वाला जो डूअर है, जो पेमेंट कर रहा है, वो है पेयर, और जो रिसीव कर रहा है वो है आपका पे. तो पेयर जो है, अगर मैं किसी को पेमेंट कर रही हूँ तो आई एम पेयर, और जो रिसीव कर रहा है वो पे. तो यहाँ पर कहता है कि जो फिड्यूसरी मनी होती है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन वो डिपेंड करती है ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे. पेयर और पे के बीच में जो आपस में एक दूसरे के ऊपर का ट्रस्ट है उसके ऊपर. अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कहता है चेक. अगर मैं चेक का बात करूँ, आपने अगर किसी को चेक दिया, फॉर एग्जांपल आपने किसी को चेक इशू किया है, और वो चेक अगर मिस्टर ए ने अगर चेक इशू करके दिया है किसको, मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने अगर इस चेक को जो है एक्सेप्ट किया है, समझिएगा ध्यान से, कि मिस्टर ए ने चेक इशू करके दिया मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने उस चेक को एक्सेप्ट किया. अब ये जो चेक एक्सेप्ट किया गया है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंड करता है जो मिस्टर बी का ट्रस्ट है किसके ऊपर, मिस्टर ए के ऊपर. इसीलिए उसने उसको एक्सेप्ट किया है. वो ये जब एक्सेप्ट कर रहा है तो ये मानकर चल रहा है कि मिस्टर ए के अकाउंट में उतना बैलेंस है जितने का ये चेक जो है ये इसे एक्सेप्ट कर रहा है. तो इन केस अगर ये कल को जाकर आके बैंक में जाता है, बैंक में जाकर अगर ये अपना चेक प्रेजेंट करता है तो वो इसी बेस पर कि इसके अकाउंट में उतना बैलेंस है और इसका पेमेंट जो है मिस्टर ए का हो जाएगा,
राइट। तो ये हाँ, कल को ऐसा भी हो सकता है कि जो चेक है वो डिसऑनर हो जाए, कि अगर उतना बैलेंस अगर नहीं है अकाउंट में तो वो एक अलग केस हो गया। बट जब एक्सेप्ट किया गया था वो मिस्टर ए के ऊपर ट्रस्ट करके ही मिस्टर बी ने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। तो फिड्यूसरी मनी वो मनी होती है जो डिपेंड करती है पेयर और पे के ट्रस्ट के बीच में, इन दोनों के बीच में जो ट्रस्ट है उस पर डिपेंड करती है। एंड फॉर एग्जाम्पल चेक। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछा जाता है कि आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा और एमसीक्यू में आपको बोला जाएगा कि किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को चेक इशू करके दिया और वो जब उसे एक्सेप्ट कर रहा है तो वो किस टाइप की मनी है। तो फॉर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे तो आपको चूज करना है फिड्यूसरी टाइप का मनी वो आपका रहता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अभी आप इतना कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप्स। नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं फुल बॉडीड मनी। तो आइए एक बार इसको अंडरस्टैंड करते हैं फुल बॉडीड मनी क्या होता है। दो टाइप है आपकी, एक फुल बॉडीड मनी और एक क्रेडिट मनी। और यहाँ पर मैंने दो अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं। एक वर्ड लिखा है मैंने कमोडिटी वैल्यू और एक मैंने लिखा है मनी वैल्यू। तो देखिए क्या है इसका मीनिंग, कमोडिटी वैल्यू। अब फर्स्ट में मैंने लिखा फुल बॉडीड मनी। जब मैंने लिखा तो मैंने लिखा कमोडिटी वैल्यू इक्वल टू मनी वैल्यू। तो ये होता क्या है कि अगर मैं कह रही हूँ कि किसी चीज़ की कमोडिटी वैल्यू इक्वल है उसकी मनी वैल्यू, तो इसका मीनिंग क्या है। देखिए पहले इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कमोडिटी वैल्यू का मीनिंग क्या है, एक कॉइन है, फॉर एग्जांपल एक कॉइन है, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है 5 रुपीज़, राइट। अब इस कॉइन को बनाने में जो मेटल यूज़ हुआ है, इसको कॉइन को बनाने में जो मेटल आपका यूज़ हुआ है, उस मेटल की जो मार्केट वैल्यू है, समझिएगा ध्यान से, उस मेटल की जो मार्केट वैल्यू है उसको आप बोलेंगे कमोडिटी वैल्यू। इट्स मीन कि अगर ये कॉइन है, इस कॉइन के ऊपर 5 रुपीज़ लिख दिया। अब आपको भी पता है कि आप इस कॉइन से सिर्फ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ओनली 5 रुपीज़ की। इट्स मीन ऐसी चीज़ें ही खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं जिनकी कीमत क्या है, 5 रुपये है। तब जब इसके ऊपर जो वैल्यू लिखा गया है, जितने रुपए की आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो तो कहलाती है आपकी मनी वैल्यू। और इस कॉइन को बनाने में जो मेटल यूज हुआ है, उस मेटल की जो मार्केट वैल्यू है, उसको आप कहते हैं कमोडिटी वैल्यू। क्लियर। और अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा कि हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि इसको बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है उसकी वैल्यू इक्वल है मनी के वैल्यू के। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस कॉइन को मेल्ट कर देंगे और मेल्ट करने से जो आपको मार्केट वैल्यू मिलेगा उस मेटल का मार्केट में, वो 5 रुपये के इक्वल ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इट्स मीन आपको उसको मेल्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब ये ऐसा किया क्यों गया था, देखिए पहले क्या था कि जब हम गोल्ड के कॉइन्स यूज़ करते थे और सिल्वर के कॉइन्स यूज़ करते थे, ऐसा होता था। तो जब हम ये कॉइन्स वगैरह यूज़ करते थे तो लोगों ने जनरली क्या करना स्टार्ट किया कि उन्हें ऐसा समझ में आने लगा कि जो ये मेटल यूज़ किया है इसकी मार्केट वैल्यू कहीं ना कहीं मार्केट में ज़्यादा है और जो इसके ऊपर लिखा गया है वो कम है। तो क्यों ना हम इसको मेल्ट करके मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दें, हमें ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो इसीलिए इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमने यहाँ क्या किया, इट्स मीन गवर्नमेंट ने यहाँ क्या किया कि इसके कमोडिटी वैल्यू को मनी वैल्यू के बराबर कर दिया। और इसका बेनिफिट ये हुआ कि अब आप मेल्ट अगर करेंगे भी सही तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि मेल्ट करने पे भी आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा जितना इसके फेस के ऊपर लिखा गया है। तो ऐसे मनी को हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी के अंदर होता है मनी वैल्यू ग्रेटर देन, मनी वैल्यू ग्रेटर है किससे, कमोडिटी वैल्यू से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा भी जाएगा मनी वैल्यू ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू ग्रेटर देन मनी वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू इक्वल टू मनी वैल्यू। तो ये एग्जांपल्स आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी टाइप की मनी है। अब इसको देखिए, अगर इसके ऊपर लिखा गया है, अगर ये 5 रुपीज़ कॉइन है, राइट, इसके ऊपर जो 5 रुपीज़ लिखा गया है, जितने की ट्रांजैक्शन इससे आप कर सकते हैं वो है इसकी मनी वैल्यू। लेकिन अगर इसके ऊपर जो लिखा गया है ये वैल्यू ज़्यादा है और इसको बनाने में जो मेटल यूज़ हुआ, राइट, उस मेटल को अगर आपने मेल्ट किया, मेल्ट करने पे जो आपको मार्केट वैल्यू मिला, और अगर ये मार्केट वैल्यू 5 रुपये से भी क्या है, कम है, तो आप क्या कहेंगे कि मनी वैल्यू ग्रेटर है किससे, कमोडिटी वैल्यू से। इट्स मीन कि अगर आप इसको एज अ कॉइन ही यूज़ करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही यूज़ करते हैं, तो आप 5 रुपये की ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपने इसको फ्यूचर में मेल्ट किया और मार्केट में जाकर सेल किया और आपको इससे 5 से भी कम रुपए मिलेंगे, इसमें 3 रुपये या 4 रुपये अगर आप मिलते हैं, तो आपको यहाँ मेल्ट करने का इसको कोई बेनिफिट
नहीं है। तो ये भी एक प्रोसेस रहा जिसके थ्रू हमने जो है कॉइन्स को मेल्ट करने पर रोक लगाने की कोशिश की। और ये आपका टाइप ऑफ मनी, कैसे टाइप ऑफ मनी कहलाया, क्रेडिट मनी कहलाता है आपका। ये भी एक फॉर्म है टाइप्स ऑफ मनी का। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर होगा, ये फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं आपके क्रेडिट ऑफ मनी के, जो आपको ध्यान रखने हैं और अपने एमसीक्यूज और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करने हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर होंगे। तो आज आप इतने ही कीजिए, बाकी का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।